हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू स्टडी विद अनुराज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद अनुराज पर, जहां हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। और हमने 6th क्लास की एनसीईआरटी में पॉलिटी का 3rd चैप्टर फिनिश किया था लास्ट पार्ट में। तो आज हम 4th चैप्टर का फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पॉलिटी 6th क्लास की पॉलिटी का 4th चैप्टर है, जिसका नाम है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। आज हम लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने 3rd चैप्टर में भी पढ़ा था, उसी को आगे बढ़ाएंगे, जिसका 4th चैप्टर भी है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। इस पार्ट में आप लोकतांत्रिक सरकार के कामों को प्रभावित करने वाली कुछ मुख्य बातों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें लोगों की भागीदारी, समस्याओं का समाधान, समानता एवं न्याय के विचार शामिल हैं। इस वाले चैप्टर में ये सभी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सफल बनाते हैं। अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था ना हो तो क्या होता होगा। आइए इसे जानने के लिए दक्षिण अफ्रीका में रहने वाली माया की कहानी पढ़ें। एक स्टोरी से हम समझेंगे लोकतांत्रिक सरकार ना होने से क्या होता है। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये वर्ल्ड का मैप है, जिसमें इंडिया और एक दक्षिण अफ्रीका को आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, आप मैप में देख लीजिए। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अपनी फर्स्ट स्लाइड लेते हैं और फर्स्ट स्लाइड में है, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ कई प्रजातियों के लोग रहते हैं। श्वेत होते हैं, गोरे, अश्वेत, काले, और जिनकी त्वचा का रंग सांवला है, जैसे भारतीय। 3 तरह के लोग दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। और जोहान्सबर्ग में रहने वाली 11 वर्ष की दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू की ये स्टोरी है, जिसे हम पढ़ रहे हैं। एक दिन पुराने बक्से की सफाई करने में अपनी माँ की मदद कर रही थी। उसे एक रजिस्टर यानी स्क्रैप बुक मिला जो अखबार की कतरनों और तस्वीरों से भरा हुआ था। उसमें एक 15 साल के स्कूल जाने वाले लड़के की बहुत सारी तस्वीरें थी। माया ने जब उस लड़के के बारे में अपनी माँ से पूछा तो उसे पता चला कि उसका नाम था हेक्टर पीटरसन। उसको पुलिस ने गोली मार दी थी। माया को बड़ा झटका लगा। उसने पूछा, क्यों? माया की माँ ने समझाया कि दक्षिण अफ्रीका पहले रंगभेद कानून से शासित था। दक्षिण अफ्रीका में पहले रंगभेद शासन था, आपने भी पढ़ा होगा। रंगभेद का मतलब है त्वचा यानी चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना। दक्षिण अफ्रीका की प्रजातियां इसी आधार पर अलग अलग समूहों में बटी हुई थी। वहां के कानून के मुताबिक श्वेत, अश्वेत, भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। वहां पे जो कानून थे उसके हिसाब से वो जो अश्वेत और श्वेत लोगों में और भारतीय एवं अन्य प्रजातियों को एक दूसरे से संबंध बनाने की इजाज़त नहीं थी। विभिन्न प्रजातियों के लोग ना तो एक दूसरे के आसपास रह सकते थे, ना ही ये अलग अलग प्रजातियों के जो लोग हैं वो एक साथ रह सकते थे, और ना ही आम सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते थे। माया को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। रंगभेद कानून के तहत जिस तरह का जीवन था उसके बारे में बताते हुए माया की माँ की आवाज़ में बड़ा गुस्सा था। उन्होंने बताया कि श्वेत और अश्वेत लोगों के अस्पताल अलग होते थे और अस्पताल की गाड़ियाँ भी अलग होती थी। श्वेत लोगों के लिए जो अस्पताल की गाड़ियाँ थी वे ज़रूरत के सामानों से सुसज्जित होती थी, जबकि जो अश्वेत लोगों के लिए गाड़ियाँ थी उनमें सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती थी। कि भेदभाव का दर्पण था, ठीक है। उनके लिए रेल और बसें अलग होती थी। यहाँ तक कि श्वेत और अश्वेत लोगों के लिए बस स्टैंड भी अलग होते थे। अश्वेत लोगों को वोट देने की इजाज़त नहीं थी। देश की सबसे अच्छी ज़मीन श्वेत लोगों के लिए आरक्षित थी और अश्वेत लोगों को खेती के लिए सबसे घटिया ज़मीन मिलती थी। इससे पता चलता है कि अश्वेत लोगों एवं भारतीयों को श्वेत लोगों के बराबर नहीं माना जाता था। भारतीय भी इसी कैटेगरी में आते थे। वहाँ पे उनके साथ भेदभाव किया जाता था। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में एक शहर था सोवेटो, जहाँ सिर्फ अश्वेत लोग ही रहते थे। हेक्टर पीटरसन वहीं रहता था। वहाँ के श्वेत लोग अफ्रीकांस भाषा बोलते थे। वहाँ के जो श्वेत लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? वो बोलते थे अफ्रीकांस, ठीक है, भाषा बोलते थे। हेक्टर और स्कूल के अन्य विद्यार्थियों पर इस भाषा को सीखने के लिए जोर डाला जा रहा था।
जबरन इस भाषा को बोलने के लिए मजबूर किया जाता था। तो जबकि वह अपनी भाषा जुलू सीखना चाहता था। उनकी भाषा क्या थी? जो साउथ अफ्रीकन वहाँ पे अश्वेत थे उनकी भाषा थी जुलू। ठीक है, वो भाषा जुलू सीखना चाहता था पर उसको अफ्रीकांस सीखने के लिए मजबूर किया जाता था। ठीक है, हेक्टर अपने सहपाठियों के साथ मिलकर अफ्रीकांस सीखने का विरोध कर रहा था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका की पुलिस ने विरोध करने वाले इन लोगों को बड़ी बेरहमी से पीटा और भीड़ पर गोलियां बरसाई। उनमें से एक गोली हेक्टर को लगी और वह मारा गया। ये है 16 जून 1976 की घटना है। 1976 की, 1947 को इंडिया आज़ाद हो चुका था। ये उसके बाद की घटना है जबकि अफ्रीका में रंगभेद चल ही रही थी। ठीक है, जैसे इंडिया में पहले जाति व्यवस्था थी, उससे भेदभाव था, उससे उसी तरह अफ्रीका में रंगभेद की नीति थी, जिसके तहत जो वहाँ पे अफ्रीकन्स थे, ब्लैक लोग, उनको जबरन अफ्रीकांस भाषा सीखने के लिए फोर्स किया जाता था, जो कि उनकी भाषा वो जुलू सीखना चाहते थे, जिसका एक बच्चे ने विरोध भी किया था, जो पुलिस की गोली लगने से मारा गया 16 जून 1976 को। ठीक है, ये वो घटना है। अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस और उनके जाने माने नेता नेल्सन मंडेला के बारे में आपने पढ़ा होगा। देखिए, अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, अफ्रीकी में जो राष्ट्रीय कांग्रेस है वहाँ के दल, उनके जो जाने माने नेता थे नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया था। अंततः 1994 में उन्हें सफलता मिली। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि रंगभेद की नीति का जो विरोध किसने किया था? तो वहाँ के अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे नेल्सन मंडेला, उन्होंने किया था, जिनको काफ़ी लंबे समय के बाद सफलता मिली थी 1994 में जाकर के। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बन पाया उन्हीं के प्रयासों से। तब से सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माने जाने लगा। ठीक है, 1994 के बाद। नेक्स्ट देखते हैं भागीदारी मतलब हमारे यहाँ नियमित रूप से चुनाव क्यों होते हैं? सरकारों को चुनने के लिए, ताकि व्यवस्था अच्छी चल सके, है ना। आपने पिछली पार्ट में पढ़ा ही है कि लोकतंत्र में लोग निर्णय लेते हैं, चुनाव में वोट देकर वे अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। ये मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। ऐसा माना जाता है कि प्रतिनिधि अगर निर्णय लेते वक्त लोगों की ज़रूरतों और मांगों को ध्यान में रखेंगे। इसलिए कुछ अखबार देखिए और उनमें दी गई चुनाव की खबरों पर ये एक क्रियाकलाप है जो दिया हुआ है। तो सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। भारत में ये अवधि 5 वर्ष की है। एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्ष तक सत्ता में रहती है। सरकार का फिर से सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उसे बार बार चुनें। चुनाव का समय लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत को महसूस करते हैं। इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है। नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर नियंत्रण रहता है, क्योंकि एक सत्ता ही मोनार्की की तरह सत्ता में नहीं रह सकती, क्योंकि अगर इलेक्शन नहीं होंगे, उन्हें बदला नहीं जाएगा, तो एक तरह से मोनार्की वाला शासन चलने लग जाएगा। राजतंत्र, जो हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में, राजतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था हो जाएगी। इसलिए चुनाव होना नियमित बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, भागीदारी के अन्य तरीके भी हैं। कैसे? चुनाव 5 वर्ष में एक बार होते हैं। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों में लोगों के भाग लेने और भी कई तरीके हैं। लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, अगस्त 2005 में जब एक खास सरकार ने बिजली का किराया बढ़ा दिया था तो लोगों ने अपना विरोध बहुत ही तीखे रूप में व्यक्त किया था। ठीक है, लोगों ने जुलूस निकाले और हस्ताक्षर अभियान चलाए। सरकार ने अपने निर्णय के बचाव में तर्क दिए, लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अंततः उसे लोगों की मांग माननी पड़ी और बिजली के बढ़ाए गए दामों को घटाना पड़ा। आपने भी देखा होगा, सरकार की कई नीतियों का बहुत ज़बरदस्त विरोध होता है और फिर फाइनली सरकार को झुकना ही पड़ता है, लेकिन सारी नीतियों में नहीं, जो गलत होती है उनमें। ठीक है,
तो सरकार को अपना निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि वह आम जनता के प्रति जिम्मेदार है। उसने वादा किया है कि वो अगर सत्ता में आएगी तो वो करेगी, इसलिए उसे करना पड़ेगा। अगर नहीं करती है तो उसका विरोध होता है। ऐसे कई तरीके हैं जिनके द्वारा लोग अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं और सरकार को ये समझा सकते हैं कि उसे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कौन सी कार्रवाई करनी पड़ेगी। ठीक है, इन तरीकों में धरने हैं, जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि शामिल हैं। किस किस के द्वारा जनता अपने राय दे सकती है या फिर अपने जो प्रदर्शन वगैरह से अपने मत को दिखा सकती है सरकार को, वो तरीके हैं जुलूस, हड़ताल, हस्ताक्षर अभियान आदि। ठीक है, इनके ज़रिए जो बातें गलत हैं और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जाता है। इन तरीक़ों से विरोध करने का तरीका है ये। अखबार, पत्रिकाएं एवं टेलीविज़न भी जनता से जुड़े मुद्दों और सरकार की जिम्मेदारियों पर चर्चा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। और कौन सी चीज़ें हैं जो सरकार के विरोध करने में मदद करती हैं जनता की, वो है अखबार और पत्रिकाएं और टेलीविज़न। इनके ज़रिए क्या होता है, न्यूज़ चैनल में भी देखा है आपने कि कैसे न्यूज़ चैनल सरकार का विरोध करके अपनी रोष दिखाती है सत्ता में बैठे लोगों के खिलाफ। यहाँ ये सच है कि लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देती है। लोकतंत्र लोगों को भागीदारी का मौका देता है। वहीं ये भी सच है कि सभी वर्ग के लोगों को ये मौका नहीं मिल पाता। लोगों के लिए भागीदारी का एक अन्य तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें जो सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे। मतलब ये यहाँ एक तरीका ये भी है कि वे आंदोलन करें, आंदोलन से अपनी बातें मनवाएं, सरकार के सामने अपने व्यूज़ रखें। ठीक है, और सरकार के काम करने के जो तौर तरीके हैं उन्हें चुनौती दें। ठीक है, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं एवं अन्य लोगों की भागीदारी अक्सर इन आंदोलनों के ज़रिए ही हो पाती है। किनकी बातें, एक तो दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों और महिलाओं, अन्य लोगों की जो भागीदारी है इन आंदोलनों के कारण ही होती है, क्योंकि इनकी बातें पहले सत्ता में बैठे लोगों द्वारा इतनी खास इनको अहमियत नहीं दी जाती थी, जिसके कारण इनको विरोध करना पड़ता था और अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। ठीक है, अगर देश के लोग सजग हैं और इस बारे में रुचि लेते हैं कि देश कैसे चलाया जाता है, तो उस देश की सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप और भी मजबूत होता है। अगर लोग जागरूक होंगे तभी सत्ता में बैठे लोग अपना काम सही से करेंगे और सरकार लोकतांत्रिक स्वरूप में आ जाएगी। ठीक है, और मजबूत भी बनेगी लोगों के लिए। ठीक है, अगली बार अगर हमें शहर, कस्बे या गांव की गली से कोई जुलूस गुजरते हुए दिखे तो हम एक क्षण के रुक कर पता करेंगे कि जुलूस किस लिए निकाला जा रहा है, उस पर भाग लेने वाले लोग कौन हैं और वे किस मुद्दे पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक है, इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि हमारी सरकार कैसे काम करती है। लोगों के मत पता चलेंगे कि सरकार के बारे में उनकी राय क्या है। विवादों का समाधान कैसे होता है अब सत्ता में। आपने माया की कहानी में पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है। हिंसात्मक कार्य कई बार हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एक समूह ये मान लेता है कि दूसरे समूह को विरोध करने से रोकने के लिए बल का इस्तेमाल करना उचित है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक समूह दूसरे समूह का विरोध करने के लिए अपने जो उनके जो मत हैं उनको वो सही ठहराती है, सामने वाले को गलत। इसलिए ऐसा हो जाता है मतभेद के कारण। ठीक है, अपने आप को उचित ठहराता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसको हम नेक्स्ट सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। देखिए ये एनसीईआरटी है, इसको पढ़ने में हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये इजी लगती है बट इसके जो क्वेश्चन बनते हैं वो कभी ऐसे डीप बना दिए जाते हैं कि जो कि हमें समझ में नहीं आते। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ते समय हम कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। 2 पार्ट में एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था जो कि फिनिश हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जिसमें हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय।